हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउस बॉय का पार्ट 48। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिसेस सुसन की वार्निंग देने पर इपो फोर्सफुली शादी के लिए रेडी हो जाता है। अब आगे की स्टोरी। डायलन जान को चारों तरफ ढूंढ रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि अब वो इपो को क्या बताएगा कि जान कहाँ पर चला गया। इपो तो पूरी तरह टूट ही जाएगा। वो पहले तो जान के लिए ही मर रहा है और अब अगर उसे ये बात पता चला कि जान कहीं भी मिल नहीं रहा है तो वो तो पूरी तरह टूट ही जाएगा। जैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो? ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें किसने कहा था कहने के लिए मेरे फीलिंग के बारे में? तुम्हें सब कुछ नहीं कहना चाहिए। वो प्रेग्नेंट है, फिर भी वो इस तरह कैसे कह सकता है? डायलन के दिमाग में तो यही सारी बातें चल रहा था। वो जान को चारों तरफ ढूंढ रहा था। अब वो वांग मेंशन की तरफ जाने लगता है। शायद उसे लगता है कि जान वहाँ पर इबो को देखने के लिए गया हो, इसीलिए वो वहाँ जाने लगता है। मन में बस यही होप कर रहा था, जान प्लीज़ तुम वहीं पर रहना। तुम इबो को छोड़कर इस तरह कहीं भी नहीं जा सकते। जान, तुम वापस आ जाओ। अब डायलन वांग मेंशन के गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो देखता है वहाँ के घर को वेटिंग की तरह रेडी किया गया था। जब वो देखता है कुछ लोग इब्बो को पकड़कर उसे कार में फोर्सफुली बिठा रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐसा किस तरह हो सकता है? वेटिंग, वो औरत कितना तक क्रूएल है, डेविल है, एक मॉन्स्टर है। वो अपनी बेटी की शादी इतने तक फोर्सफुली कैसे कर सकता है जब उसे पता है जान प्रेग्नेंट है और उसका बेटा जान से कितना ज़्यादा प्यार करता है, फिर भी वो इस तरह कैसे कर सकता है? वो बस वेट कर रहा था। जैसे ही सारे फैमिली मेम्बर वहाँ से चले जाते हैं, डायलन गेट कीपर से जाकर पूछने लगता है कि शादी कहाँ पर होने वाला है। गेट कीपर भी उसे वेन्यू बता देता है। तो डायलन थैंक यू कहकर अब वो इबो के सारे दोस्तों को बता देता है। उसने ऑलरेडी जान के बारे में भी बता दिया था, तो सभी सुबह से जान को ढूंढ ही रहे थे। जैसे ही वो लोग इबो के वेडिंग के बारे में सुनते हैं, वो सभी इबो के पास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टाइलन घर पर आ जाता है। वो देखता है जैन जो लिविंग रूम के फ्लोर पर सोया हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह स्वोलन हो गया था। मेड्स ने जैन को कितनी बार कहा था खाना खाने के लिए, मगर जैन ने मना कर दिया। वो बस कंटिन्यू रोए ही जा रहा था। डायलन का सेफ सोची, जिससे डायलन बहुत ज़्यादा मानता था। उसने चैन को बहुत बार मनाया। वो तो बहुत ज़्यादा खुश था कि चैन यंग मास्टर का वाइफ है। वो चैन को काम डाउन करते हुए उसे खाना खाने के लिए कहता है, मगर चैन उसे मना कर देता है। कहता है जब डायलन वापस आएगा वो दोनों साथ में खाना खाएंगे। जैसे ही डायलन वापस आता है, सूजी आकर उसे सारी बातें बता देता है, मगर डायलन इग्नोर करते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जैन डायलन की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट जाता है। वो डायलन का पीछा करते हुए कहता है, बेबी मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। वो उसके पीछे पीछे डायलन के रूम की तरफ जाने लगता है। डायलन तो उसके मुंह पर डोर बंद कर नहीं वाला था, मगर जैन उसके हाथ को पकड़कर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। डायलन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा फेस मेरे आसपास देखना भी नहीं चाहता। गेट आउट। ये कहकर चैन को पुश करने वाला था, मगर चैन तो उसके दोनों पैरों को टाइटली पकड़ लेता है। डायलन बस यही चिल्लाते हुए रह जाता है, मेरे घर से निकल जाओ, तुम सेल्फिश हो। तुमने कहा था कि ब्रेकअप करने के लिए, अब मैं कह रहा हूँ आज से हम दोनों का ब्रेकअप है। आगे हम लोग की रिलेशन नहीं चल सकता। इट्स ओवर नाउ, गेट आउट। जैन डायलन को पीछे से गला लगाते हुए कहता है, गा जब मैंने सारी बातें कहा था उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था। प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं जान को ढूंढ लूँगा, वापस लेके आऊँगा। प्लीज़ ब्रेकअप मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बेबी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़
मुझे छोड़कर मत जाओ। डायलन चैन के हाथों को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, इट्स ओवर। आपसे हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम मेरी लाइफ, मेरे घर से बहुत दूर चले जाओ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। चैन डायलन को अपनी तरफ खींचकर फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। डायलन चैन को जोर से स्लैप मारते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम मेरा रेप करना चाहते हो? तुम इतने ऑब्सेस हो गए हो? निकल जाओ। ये कहकर वो टॉवेल लेकर बाथरूम में चला जाता है। चैन तो बस फ्लोर पर बैठकर बड़ी जोर से रो रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। जान तुम कहाँ पर हो? प्लीज़ वापस आ जाओ। मेरी दुनिया बिखर रहा है। प्लीज़ मेरे रिलेशनशिप को बचा लो। प्लीज़ वापस आ जाओ। डायलन भी बाथरूम में सारी बातें सुन रहा था। उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसने चैन को इस तरीके से स्लैप कर सकता है। वो तो अपोलॉजी करना चाहता था, मगर अब तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब तो वो फ्रस्ट्रेशन भी होने लगा था। अब वो बाहर आकर देखता है चैन अभी भी बेड पर बैठकर रो रहा था। डायलन फाइनली काम डाउन होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ अपोलॉजी से देखने लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। वो प्रॉपर्ली रेडी होकर अपने रोते हुए बॉयफ्रेंड को छोड़कर कार के की लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो डोर के पास खड़े होकर चैन की रोने की आवाज़ सुनता है। अब वो अपनी आंखें और कान को बंद करते हुए वहाँ से जाने लगता है और यही सोचने लगता है कि जब वो वापस आएगा उन दोनों के बीच में वो सब कुछ ठीक कर देगा। दूसरी तरफ संज्ञान को जैसे ही इबो की मैरिज की बातें पता चलता है, वो भी रेडी होकर वेनान को पिकअप करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। वो भी इबो का दोस्त था। संज्ञान को पता था कि कुछ दिनों से वेनान बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए बाहर जाने ही वाला था कि वो देखता है वेनान और उसके मदर बाहर खड़े हुए हैं और ऑलरेडी टैक्सी उसके पास आ गया है। संज्ञान इमीडिएटली वहाँ पर जाने ही वाला था कि वेनान टैक्सी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। संज्ञान तो अपने आप को गालियाँ देने लगता है कि वो लेट कैसे हो सकता है। संज्ञान वहाँ से जाने ही वाला था कि वेनान के मदर को देखकर उनके पास जाकर ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग आंटी। मैं वेनान को लेने के लिए आया था, मगर वो तो जा चुका है। वो नोटिस कर सकता है कि वेनान की मदर उसे ग्लेयर दे रहा है। वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो वहाँ से डर कर जाने ही वाला था कि कुछ सोचकर फिर से उनके पास जाकर कहता है, आई एम सॉरी आंटी, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वेनान के मदर नोट करने पर संज्ञान कहता है, आंटी कुछ दिनों से हान की तबीयत खराब है। मैंने उसे कितनी बार पूछा, मगर वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है। यहाँ तक वो मुझे अवॉइड कर रहा है। कि आपको पता है उसे क्या हुआ है? मिसेस ली जो वेनन के मदर थे, वो तो उसे गुस्से से देखने लगते हैं। वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसेस ली कहते हैं, तुम मुझे ये बात पूछ रहे हो? मुझे तो लगता है तुम और हान बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा एक ग्लू की तरह चिपके रहते थे। अब क्या हुआ है? तुम ये मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें नहीं पता? संज्ञान थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, वो आंटी मैं और हान के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब मिसेस सी तो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग? तुमने मेरे बेटे को डंप कर दिया है, उसके साथ सोए थे, उसे प्रेग्नेंट करने के बाद अब तुम उसे छोड़ रहे हो और तुम कह रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग। उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अभी क्या कह दिया। वो अपने बेटे से प्रॉमिस किया था कि संज्ञान को इस बारे में नहीं बताएंगे। अब मिसेस ली घर के अंदर चले जाते हैं। संज्ञान तो पूरी तरह फ्रोज हो गया था। क्या वो प्रेग्नेंट है? ओ माय गुडनेस, हान प्रेग्नेंट है मेरे बच्चों से? कैसे? कब? ये कैसे पॉसिबल है? वो एक मैन है। ओ माय गॉड, वो प्रेग्नेंट है। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो खुश हो या फिर दुखी हो। ये न्यूज़ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वो कार में बैठकर
वहाँ से जाने लगता है। संज्ञान अब वो वेडिंग में पहुँच गया था। वो देखता है उसके तीनों दोस्त जो पहले आ गए थे। डायलन वांग भी वहाँ पर था। जैसे ही वो उन लोगों के पास जाता है, वेनन अवॉइड करने लगता है। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि संज्ञान उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो सब ईपो की तरफ देखते हैं। ईपो जो कार्स के बीच में खड़ा हुआ था और वो अपने पेरेंट्स को ग्लेयर दे रहा था, जिससे वो ये शादी करना नहीं चाहता। वो सभी बस यहाँ पर देखने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो कैसे ईपो की हेल्प कर सकते हैं। दूसरी तरफ साइजन एक नया प्लेस पर पहुंच गया था, जहाँ पर वो पूरी तरह अनजाना था। वहाँ के लोग भी उसके लिए बहुत ज़्यादा अनजाने थे। वो चलते चलते पूरी तरह थक गया था। उसे तो टीची भी फील होने लगता है। वो एक प्लेस पर बैठा ही हुआ था कि उसकी बेली से आवाज़ आने लगता है। जैन अपने बेली पर हाथ रखते हुए कहता है, बेबी, मम्मी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जो यहाँ का खाना अफोर्ड कर सके। बस थोड़ा सा वेट करो, मैं देख रहा हूँ कहीं पर सस्ता खाना मिलेगा तो हम दोनों खाना खाएंगे। ये कहकर वो फिर से चलने लगता है। कुछ देर बाद जाने देखता है एक जगह पर बहुत सारे लोगों का भीड़ था। तो वो वहाँ जाकर देखता है जब वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा सस्ता था, तो वो टेस्टी और स्वीट भी दिख रहा था। इसीलिए वो खाना खाने लगता है। वो देखता है कुछ लोग कुछ गंदे पानी पी रहे थे। उसे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था कि लोग इस तरह कैसे पी सकते हैं, मगर उसके पास भी कोई चारा नहीं था। वो बैग में ढूंढता है तो उसके पास पानी नहीं था। इसीलिए वो पानी लेकर पहले स्मेल करता है। ना चाहते हुए भी उसे वही पानी पीना पड़ता है। अब वो वहाँ से जा ही रहा था कि उसकी बेली में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अब वो दर्द के वजह से ग्रोन करते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ अपने मम्मा के साथ इस तरह मत करो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हारी बेबी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ये कहकर वो घुटनों पर बैठकर बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। वो चारों तरफ देखने लगता है। जो लोग उसे बस घूर के देख रहे थे, मगर जान के लिए कोई भी फैमिलियर नहीं था। वो सहाय करने लगता है और चारों तरफ देखने लगता है कि वो कहीं पर थोड़ा सा रेस्ट ले सके। वो देखता है वहाँ पर एक पेपर बैग था जो वहाँ पर फैला हुआ था। वो वहाँ पर जाकर देखता है जो सिगरेट के टुकड़े और कुछ खाली बोतल पड़े हुए थे। वो तो पहले घबरा जाता है, मगर उसके बेली में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे रेस्ट लेने की ज़रूरत था और उसके पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि वो कहीं पर अफोर्ड कर सके। इसीलिए उसी प्लेस को थोड़ा सा क्लीन करके पेपर बैग को बिछाकर वहीं पर अपने बैग को पिलो करते हुए थोड़ा सा लेट जाता है और चारों तरफ देखता है। मन में कहता है, मुझे नहीं पता इस प्लेस के ओनर कौन है, मगर मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। जब वो लोग वापस आएंगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। और वो ईपो को याद करने लगता है, ईपो तुम कैसे हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं और तुम्हारा बेबी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईपो की शादी में जब पोस्टर ईपो से पूछते हैं कि आप मिस्टर वांग ईपो मिसेस यांगजी से आप हमेशा लवफुल रहेंगे, उसे प्यार देंगे, चेरिश करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसकी सीकनेस में हेल्दी पुअर रिच हमेशा उसके साथ देंगे, मरते दम तक दोनों साथ रहेंगे। और ये कहकर जब ईबो की तरफ देखते हैं, ईबो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगता है, खास करके अपनी मदर की तरफ जो उसे गुस्से से देख रहा था और ये वार्निंग दे रहा था जैसे उसे हाँ ही कहना है। ईबो इस सब को इग्नोर करते हुए कहता है, नहीं, मुझे इस शादी में एग्री नहीं हूँ। मैं उस पीस को अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहता, जबकि मैं उसे प्यार भी नहीं करता। मैं उसे अपनी वाइफ क्यों बनाऊँ। मिसेस सुसन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनका बेटा सबके सामने एम्बेरस कर रहा है। मिसेस सुसन खड़े होते हुए कहता है, यू स्टूपिड, ऐसा कैसे कह सकते हो। और स्कैंडल से बचने के लिए सबकी तरफ देखकर नर्वसली मुस्कुराते हुए कहते हैं,
माफ़ कर दीजिएगा, मेरा बेटा सुबह थोड़ा सा ड्रंक हो गया है, इसीलिए ऐसी बातें कह रहा है। नहीं तो वो मेरे डॉटर इन लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और पास्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं, प्लीज़ इस सब कुछ को स्किप करो, डायरेक्ट ये अनाउंस कर दो कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। वो भी वही करता है। वो अपने आंखें को रोल करने लगता है। जब ईवो को रिंग पहनने के लिए दिया जाता है, ईवो उस रिंग को दूर फेंक देता है, जिसे एक बॉडीगार्ड ढूंढ के ला कर देता है। मिसेस हुसैन तो इस सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। अब शादी कंप्लीट हो जाता है। मिसेस मैंडी मिस हुसैन के पास आकर गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम्हारा बेटा ये क्या कर रहा है? मेरे पूरे फैमिली के सामने मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस कर दिया, सबके सामने इंसल्ट कर रहा है। तुम्हारा बेटे को तुमने क्या यही सीख दिया है? वो पहले से ही ऐसा कर रहा है, फिर बाद में मेरे बेटे के साथ क्या ट्रीट करेगा? अगर ऐसा कुछ किया तो मैं आपसे अपने घर वापस ले लूँगा। और कुछ सोचने के बाद कहता है, मगर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब तो उसकी शादी भी हो चुका है। मगर ये बात याद रखना, जैसे तुम्हारा बेटा मेरे बेटी के साथ अच्छे से ट्रीट करे। मिस हुसैन जो पहले से ही गुस्से थे, वो मिसेस मांडी की बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेड हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो जैसे इंसल्ट कर रहा है। फिर भी मिसेस हुसैन प्लीज़ करते हुए कहते, आई एम सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा ना कि मेरा बेटा थोड़ा सा ड्रंक हो गया है। नहीं तो इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश है और मेरी डॉटर इन लॉ मेरे घर में प्रिंसेस की तरह रहेंगे। मिसेस मांडे कहते हैं, यही बेटर होगा। तुम अपने बातों पर कायम रहना, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। ये कहकर ग्लेयर देते हुए वहाँ से जाने लगता है। मिसेस हुसैन गुस्सा होते हुए कहते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बातें करने के लिए? वैसे भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्टूपिड बेटे के वजह से मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। वैसे भी वो कथा कहाँ पर चला गया? ये कहकर वो अपने बेटे को चारों तरफ ढूंढने लगता है।